नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड फोर्थ ईयर के लिए भौगोलिक चिंतन का इतिहास पढ़ रहे हैं। भौगोलिक चिंतन के इतिहास के अंतर्गत यह 24वां भाग है। भौगोलिक चिंतन के इतिहास में हम पढ़ रहे थे भारत में आधुनिक भूगोल का विकास किस प्रकार हुआ। अब भारत में आधुनिक भूगोल के जो कालानुक्रम था विकास का वो हमने पढ़ा था। उसके बाद हम जो भूगोल की विभिन्न शाखाओं का विकास भारत में हुआ उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। और भूगोल की जो विभिन्न शाखाएं हैं उनमें हमने जो आर्थिक एवं संसाधन भूगोल है, पर्यावरण भूगोल है, उसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद में जनसंख्या भूगोल और फिर नगरीय एवं अधिवास भूगोल के बारे में पढ़ा, सामाजिक भूगोल के बारे में पढ़ा। और लास्ट क्लास में हमने सामाजिक और प्रादेशिक भूगोल है उनके बारे में हमने पढ़ा था। प्रादेशिक भूगोल का विकास हमने देखा, एसपी चटर्जी का जो शोध प्रबंध था मेघालय का प्रादेशिक भूगोल, वहाँ से प्रारंभ होता है। उसके बाद में रामलोचन सिंह है, मोहम्मद अनस है, सीडी देशपांडे, मुनीस रजा है और मोहम्मद शफी हैं। उनके द्वारा भारत में जो प्रादेशिक भूगोल के विकास को बढ़ावा दिया गया। अब हम अगली शाखा के बारे में पढ़ेंगे, वह है भौतिक भूगोल। यानी भारत में भौतिक भूगोल का विकास किस प्रकार हुआ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। भौतिक भूगोल जिसे हम इंग्लिश में फिजिकल जियोग्राफी कहते हैं। फिजिकल जियोग्राफी तो हम पढ़ रहे थे कि प्रारंभिक जो काल था भारत में अध्ययन का भूगोल के, उसमें हमने देखा कि प्रारंभ में मानव भूगोल एवं उसकी जो शाखाएं हैं उनके ऊपर ज़्यादा बल दिया गया था। भूगोल की मुख्य शाखा मानव भूगोल और मानव भूगोल से संबंधित जो विषय थे उसको अध्ययन का मुख्य बिंदु भारत में माना गया था। यानी सर्वप्रथम 1950 की अगर हम बात करते हैं, जहाँ से भारत में जैसे पहले भारत में पंजाब विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर, उसके बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, वहाँ पर 1935 से 36 में स्नातकोत्तर स्तर पर भूगोल का अध्ययन प्रारंभ हुआ था। तो हम देखें कि भूगोल का जो अध्ययन है उसमें प्रारंभ में मानव भूगोल के ऊपर ज़्यादा बल दिया गया था। उसके बाद में धीरे धीरे जो अन्य शाखाएं हैं उनके विकास के ऊपर बल दिया गया, उनका विकास करने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि मानव भूगोल की शाखाओं पर ज़्यादा बल दिया गया और जो भौतिक भूगोल था, भौतिक भूगोल में शोध की गति मंद थी। यानी मंद गति से शोध कार्य किया जा रहा था, ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन इसमें 1970 के दशक के बाद इसकी गति है उसमें वृद्धि हुई 1970 के दशक के बाद, और इसमें मात्रात्मक विधियों का प्रयोग किया जाने लगा। मात्रात्मक विधियों का प्रयोग। तो 1970 के दशक के बाद भौतिक भूगोल में मात्रात्मक विधियों का प्रयोग किया जाने लगा और इसमें आकार मिति मोर्फोग्राफी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा कि आकार भौतिक भूगोल में किस प्रकार जो विशेषतः भू-आकृतियाँ हैं उनके बारे में, उनकी आकार मिति के बारे में अध्ययन किया जाने लगा। उनकी मात्रात्मक विधियों से उनका निर्माण कैसे हुआ, कितना भविष्य उनका कैसा होगा और भूतकाल में वो कैसी रही है, उनके बारे में अनुमान है या भविष्यवाणी है वो की जाने लगी। तो इस प्रकार धीरे धीरे क्या है भौतिक भूगोल का विकास हुआ। तो हम देखते हैं कि प्रारंभ में भौतिक भूगोल का विकास कहाँ से शुरू होता है। तो भारत में भौतिक भूगोल के विकास की हम बात करें तो सर्वप्रथम 1940 के दशक में भारत में भौतिक भूगोल का प्रारंभ हुआ था। यानी भौतिक भूगोल है वो 1940 के दशक से भारत में उसका अध्ययन है वो प्रारंभ हुआ। अब इसमें सबसे पहले जो है
एस.सी. मजूमदार के द्वारा गंगा जो बंगाल के डेल्टा की नदियां हैं उनके ऊपर एक शोध पत्र प्रस्तुत किया गया। एस.सी. मजूमदार, एस.सी. मजूमदार के द्वारा बंगाल के डेल्टा की नदियां, यानी बंगाल के डेल्टा की नदियों पर इन्होंने अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत किया था। यानी यहाँ से भौतिक भूगोल के अध्ययन है वो उसका प्रारंभ हम कह सकते हैं, प्रारंभिक अवस्था इसको कह सकते हैं। इसके बाद के बनर्जी जो है उन्होंने अपने जो भौतिक भूगोल से संबंधित अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत किया। इसके बाद के बनर्जी नहीं, के बागची ने प्रस्तुत किया था। के बागची ने गंगा नदी के डेल्टा, के बागची इन्होंने अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत किया था गंगा नदी का डेल्टा। तो गंगा नदी के डेल्टा पर इन्होंने अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत किया था। तो ये प्रारंभिक जो विद्वान हैं जिन्होंने भौतिक भूगोल में अपना जो एक प्रकार से अपनी रुचि दिखाई थी। इसके बाद इसी क्रम में इनायत अहमद ने भारत का तटीय भूआकृति विज्ञान, इनायत अहमद इन्होंने भारत का भू आकृति विज्ञान, कोस्टल जियोमॉर्फोलॉजी ऑफ इंडिया, भारत का तटीय भू आकृति विज्ञान से इन्होंने अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत किया था। यानी भारत का तटीय भू आकृति विज्ञान, कोस्टल जियोमॉर्फोलॉजी ऑफ इंडिया। इसके बाद इन्होंने एक पुस्तक और प्रकाशित की थी जिसका नाम था भू आकृति विज्ञान। इनायत अहमद के द्वारा अन्य पुस्तक प्रकाशित की गई जिसका नाम था भू आकृति विज्ञान, यानी जियोमॉर्फोलॉजी। तो ये पुस्तक इनके द्वारा प्रकाशित की गई थी। ये दो पुस्तकें हैं इनके माध्यम से इनायत अहमद ने जो भौतिक भूगोल है उसके विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसी क्रम में आगे जो के.आर. दीक्षित है उनके द्वारा पश्चिमी तट के भू आकृति विज्ञान का वर्णन किया गया था, के.आर. दीक्षित के द्वारा। के.आर. दीक्षित ने लिखी थी भारत के पश्चिमी तट का भू आकृति विज्ञान। पश्चिमी तट जो है भारत का, जो कि एक पठार के कगार के रूप में स्थित है जिसको सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, उसके बारे में इन्होंने, यानी वहाँ का जो तटीय भू आकृति है उसके बारे में इन्होंने एक प्रकार से अपनी जो अध्ययन है वो प्रस्तुत किया था। तो इस प्रकार ये जो उस समय के अत्यंत महत्वपूर्ण जो अध्ययन थे जिनमें के.आर. दीक्षित है, इनायत अहमद है, इनके जो शोध प्रबंध थे इनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अब इसके बाद अगर हम आगे की बात करते हैं तो 1969 के लगभग जो या 70 के दशक में हम आ जाएं तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहता है इसके बाद में सविंद्र सिंह का। सविंद्र सिंह है, उनका भी महत्वपूर्ण योगदान भारत में भौतिक भूगोल के विकास में
रहा था और इन्होंने 1969 में अपनी सबसे पहली पुस्तक प्रकाशित शोध प्रबंध प्रस्तुत किया, पुस्तक प्रकाशित की थी इन्होंने सबसे पहले 1969 में, जिसका नाम था भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान पुस्तक इनके द्वारा प्रकाशित की गई थी और यह पुस्तक थी हिंदी भाषा में। हिंदी भाषा में होने के कारण विशेषतः उत्तरी भारत या जो हिंदी भाषी प्रदेश है भारत का, उसमें यह पुस्तक बहुत अधिक लोकप्रिय हुई थी। इस पुस्तक को अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई थी। अब यहाँ पर इसके बाद में इन्होंने, अगर ये जो भू आकृति विज्ञान पुस्तक है, इसकी लोकप्रिय होने के बाद इन्होंने 2 पुस्तकें और लिखी, जो थी, पहली थी भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी, और इसके बाद में दूसरी जो पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी वो थी पर्यावरण भूगोल। तो भौतिक भूगोल और पर्यावरण भूगोल और इससे पहले भू आकृति विज्ञान, ये पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई थी। पहले ये तीनों पुस्तकें कौन सी भाषा में थी? हिंदी में। इसके बाद में अंग्रेजी में भी इन पुस्तकों को प्रकाशित किया गया, यानी इनकी लोकप्रियता को देखते हुए अंग्रेजी भाषा में भी इन पुस्तकों को इन्होंने प्रकाशित करवाया था। अब सविंदर सिंह है, उनका महत्वपूर्ण योगदान था। इन्होंने क्या है, जो भू आकृति विज्ञान है उसी में अपनी शोध प्रबंध प्रस्तुत करते हुए 1978 में इन्होंने क्या है, डी फिल की उपाधि प्राप्त की। डी फिल इन्होंने किया भू आकृति विज्ञान में। और इस प्रकार ये क्या बन गए, भू आकृति विज्ञान के एक विशेषज्ञ ये बन गए। भू आकृति विज्ञान के विशेषज्ञ ये बन गए और इन्होंने भू आकृति विज्ञान में इनके निर्देशन में बहुत सारे जो शोधार्थी थे उन्होंने क्या है, भू आकृति विज्ञान को अपना विषय बनाया और उसमें इन्होंने क्या है, अपनी जो डी फिल की और जो अन्य उपाधियां थी वो इन्होंने भू आकृति विज्ञान में अपने शोध प्रबंध प्रस्तुत किए और अपनी जो शोध का विषय इन्होंने क्या बनाया, भू आकृति विज्ञान को विभिन्न जो शोधार्थी थे वो सविंदर सिंह के निर्देशन में भू आकृति विज्ञान का अध्ययन करने लगे। अब इनके द्वारा एक संस्था की स्थापना की गई जिसका नाम था, भू आकृति विज्ञान से संबंधित ये संस्था थी और भू आकृति विज्ञान वेताओं की भारतीय संस्था इसका नाम है वो किया गया। भू आकृति विज्ञान वेताओं की भारतीय संस्था। भू आकृति विज्ञान वेताओं की भारतीय संस्था, इसकी स्थापना की गई सविंदर सिंह के द्वारा। अब इस जो भू आकृति विज्ञान वेताओं की जो भारतीय संस्था थी, इसके द्वारा 1996 में एक पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है। 1996 में प्रारंभ हुआ था जो, और वो था इंडियन जर्नल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। इसके द्वारा ये जो पत्रिका है वो प्रकाशित की जा रही है 1996 से, और ये क्या है, एक प्रकार की शोध पत्रिका इसको हम कह सकते हैं। ये क्या है, एक शोध पत्रिका। इंडियन जर्नल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। यह जो शोध पत्रिका है इसका प्रकाशन किया जा रहा है 1996 से, और भू आकृति विज्ञान वेताओं की भारतीय संस्था, यह जो संस्था है ये इसका लगातार प्रकाशन करती है, एक प्रकार की शोध पत्रिका है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सविंदर सिंह जो हैं उनका भौतिक भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण स्थान हम मान सकते हैं, जिन्होंने भौतिक भूगोल को विशेषतः उत्तरी भारत में अत्यधिक इन्होंने लोकप्रिय बनाया था।
और ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित रहे हैं। अब हम देखते हैं आगे जो अन्य विद्वान थे उनके बारे में। जैसे इसमें आते हैं पी दयाल का नाम आता है। पी दयाल ये पटना विश्वविद्यालय से संबंधित थे। पी दयाल पटना विश्वविद्यालय से संबंधित थे। इसके अलावा आरपी सिंह का नाम आता है जो कि बोध गया से संबंधित थे। आरपी सिंह ये थे बोध गया से संबंधित। अब इसके अतिरिक्त एस के पाल ये थे दिल्ली से संबंधित। इसके अतिरिक्त मीरा वातल का नाम आता है। आर.सी. शर्मा का नाम आता है। इसके अतिरिक्त D.S. लाल का भी महत्वपूर्ण योगदान है। D.S. लाल ने जलवायु विज्ञान और समुद्र विज्ञान इनसे संबंधित अपने शोध प्रबंध प्रस्तुत किए और इनसे संबंधित पुस्तकों का भी इनके द्वारा प्रकाशन है वो किया जा रहा है, जो कि अत्यधिक महत्वपूर्ण है विशेषतः स्नातकोत्तर स्तर के लिए। तो ये जो विद्वान है इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो इस प्रकार हम इसके अलावा जो कुछ एक भूगोलवेत्ता हैं जिनमें R.C. शर्मा, मीरा वातल है, उनका भी महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा जो V.C. सुब्रमण्यम हैं उनका भी भौतिक भूगोल के विकास में योगदान आता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये जो प्रारंभ में भौतिक भूगोल है वो 1940 के दशक से इसका विकास प्रारंभ होकर के, जैसे S.C. मजूमदार है, के बगाची हैं, इन्होंने क्या है अपने शोध प्रबंध प्रस्तुत किए। इसके बाद में सविंद्र सिंह का नाम सबसे महत्वपूर्ण रहता है जिन्होंने उत्तरी भारत में विशेषतः भूआकृति विज्ञान को लोकप्रिय बनाया। इसके अलावा पी दयाल पटना, आरपी सिंह बोध गया से संबंधित, एस के पाल दिल्ली, मीरा वातल, आर.सी. शर्मा और D.S. लाल जो हैं उनका भी महत्वपूर्ण योगदान भौतिक भूगोल के विकास में आता है। अब इसके अतिरिक्त जो अन्य शाखा रह जाती है वह है प्रादेशिक नियोजन, यानी रीजनल प्लानिंग जिसको हम कहते हैं, प्रादेशिक नियोजन। प्रादेशिक नियोजन या रीजनल प्लानिंग। अब प्रादेशिक नियोजन, जैसे हमने प्रादेशिक भूगोल पढ़ा, तो प्रादेशिक नियोजन प्रादेशिक भूगोल का भी कहीं ना कहीं एक अंतर्वस्तु हम कह सकते हैं। लेकिन प्रादेशिक नियोजन विशेषतः व्यवहारिक भूगोल यानी अप्लाइड ज्योग्राफी जो है उसका एक पार्ट हम इसको कह सकते हैं, उससे ये संबंधित है, व्यवहारिक भूगोल से संबंधित है। तो प्रादेशिक नियोजन में क्या है, अब किसी क्षेत्र विशेष, जैसे कोई पिछड़ा हुआ क्षेत्र है उसके बारे में कोई योजना बनाना ताकि उस क्षेत्र का विकास किया जाए। मुख्यतः व्यवहारिक भूगोल से संबंधित है। हमने देखा अभावग्रस्त जो क्षेत्र हैं या पिछड़े हुए क्षेत्र हैं उनमें किस प्रकार विकास किया जा सकता है, उस क्षेत्र की निमित्त नीति निर्धारण यानी उस क्षेत्र से संबंधित नीति निर्धारण करना और समस्याओं का समाधान किस प्रकार किया जा सकता है। उस क्षेत्र में भूमि उपयोग का विकास किस प्रकार का भूमि उपयोग उसमें किया जा रहा है, उसमें किस प्रकार परिवर्तन लाया जा सकता है, ग्राम्य विकास कैसा है, ग्राम्य जीवन कैसा है, नगरीय विकास कैसा है, नगरीय जीवन कैसा है, इन सारी चीज़ों के बारे में क्या है प्रादेशिक नियोजन जो भूगोल है, प्रादेशिक या रीजनल प्लानिंग जो है उसकी विषय वस्तु ये रहती है। यानी ग्रामीण विकास एवं नियोजन, नगरीय विकास एवं नियोजन, ये सारे
इसके विषय रहते हैं। अब जो रीजनल प्लानिंग है या प्रादेशिक नियोजन जो भूगोल है उसका विकास किस प्रकार हुआ, इस शाखा का विकास हुआ पंचवर्षीय योजनाओं के साथ, यानी पंचवर्षीय योजनाओं के पंचवर्षीय योजनाओं में क्या किसी क्षेत्र विशेष के लिए योजनाओं का निर्माण किया, किसी क्षेत्र विशेष को महत्व दिया जाता था, जिसका योजना आयोग ने क्या है एक सांख्यिकीय जो संस्था थी उसकी स्थापना की थी। योजना आयोग ने क्या किया, एक सांख्यिकीय संस्था की स्थापना। अब उसका कार्य था क्षेत्र विशेष की जो सांख्यिकीय जो विभिन्न समस्याएं हैं या विशेषताएं हैं उनके बारे में आंकड़ों को इकट्ठा करना और उस क्षेत्र विशेष में जो कमियां हैं उनको किस प्रकार से हम उनका विकास कर सकते हैं। तो इसमें विशेषतः जो अध्ययन हुए वो 1970 के पश्चात का जो काल है उसमें नगरीय जो प्रादेशिक नियोजन जो भूगोल है उसका विकास लगभग हुआ 1970 के बाद में। इसमें क्या है ज़्यादा अध्ययन किए जाने लगे थे और इसके ऊपर प्रभाव किसका था, योजना आयोग ने जो सांख्यिकीय विभाग खोला उसका एक महत्वपूर्ण स्थान था। अब जो विशेषतः जो ये संबंध थे यानी प्रादेशिक नियोजन से संबंधित जो अध्ययन थे उनको विकसित करने के लिए सरकार ने इसमें एक सांख्यिकीय विभाग की स्थापना की और इसको बल देने के लिए जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो कि नई दिल्ली में स्थित है, तो इसको महत्वपूर्ण इसमें स्थान दिया गया, यानी इनके द्वारा इसका विकास किया जा सके। इनको यहाँ पर क्या एक विभाग की स्थापना की गई ताकि नियोजन जो है उसको बढ़ावा दिया जा सके, इसकी विषय वस्तु को बढ़ावा दिया जा सके। तो इनके माध्यम से यानी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के माध्यम से ये क्या है इसको यहाँ पर इन्होंने एक संस्था की स्थापना की थी जिसका नाम था प्रादेशिक विकास केंद्र। प्रादेशिक विकास केंद्र इसकी स्थापना की गई थी 1970 में ताकि प्रादेशिक जो विकास है उसको बढ़ावा दिया जा सके, प्रादेशिक नियोजन को बढ़ावा दिया जा सके। तब 1970 के पश्चात इस संस्था की स्थापना यहाँ पर की गई थी। तो इसका महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा इसमें हम देखें नई दिल्ली या फिर इसके अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय, मैसूर विश्वविद्यालय है, मद्रास विश्वविद्यालय है, जो कलकत्ता विश्वविद्यालय है, वहाँ पर भी क्या है प्रादेशिक नियोजन से संबंधित केंद्र हैं उनकी स्थापना की गई ताकि प्रादेशिक विकास को या प्रादेशिक नियोजन को बढ़ावा दिया जा सके। अब इसमें हम विद्वानों की अगर हम बात करें तो VSL प्रकाश राव, इनका नाम सबसे पहले आता है। अब इसके अलावा इसमें जो विद्वान थे जिनमें भट्ट है, मंजूर आलम है, RP मिश्रा है, KV सुंदरम, CD देशपांडे हैं, RP मिश्रा। तो ये प्रारंभिक विद्वान हैं जिन्होंने प्रादेशिक नियोजन के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसके अलावा जो SC चक्रवर्ती हैं और CD देशपांडे, SP चक्रवर्ती और C बैनर्जी जो हैं उनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा था इसमें। इसके अलावा AB मुखर्जी हैं, मिश्रा है, पाठक, SK नांगिया आदि जो विद्वान हैं इन्होंने प्रादेशिक नियोजन के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अब इसमें इन्होंने विशेषतः जो जनपद स्तर पर प्रादेशिक नियोजन के जो तत्व हैं उनके अध्ययन पर ज़्यादा बल दिया था, जिससे क्या है प्रत्येक क्षेत्र की छोटी छोटी जो विशेषताएं हैं, छोटी छोटी जो समस्याएं हैं उनके बारे में हम जान सकें और प्रदेश का विकास है वो किया जा सके। अब सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण कार्य की अगर हम बात करते हैं
तो शाह मंजूर आलम ने 1974 में आंध्र प्रदेश से संबंधित अपना अध्ययन प्रस्तुत किया था। इसके अलावा जो आरपी मिश्रा हैं, आरपी मिश्रा और केवी सुंदरम, ये जो दो विद्वान हैं, इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। केवी सुंदरम और आरपी मिश्रा, इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वो प्रादेशिक नियोजन के क्षेत्र में माना जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा सराहनीय कार्य इनके द्वारा किया गया था। तो इस क्षेत्र में मॉडल निर्माण है, संकल्पना का निर्माण है, नई तकनीकों का निर्माण है, आदि चीज़ों का जो विकास करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में प्रादेशिक नियोजन है वो कहीं ना कहीं पंचवर्षीय योजनाओं और योजना आयोग के सांख्यिकी विभाग तथा प्रादेशिक विकास केंद्र जो हैं उनके द्वारा इसके अध्ययन को है वो बढ़ावा मिला। तो ये भारत में भूगोल की शाखाएं थी। तो भारत में भूगोल के विकास में जो शाखाएं विकसित हुई उनके बारे में हमने पढ़ा। तो अगली क्लास में एक नई विषय वस्तु के साथ पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।